हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज हम लोग फिर से मिले हैं अपने पीपीएस के सीरीज़ में, जहां पर हम लोग आज पढ़ेंगे पीपीएस का यूनिट नंबर 5। इस यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी यूनिट से अगर हम लोग देखें तो एकदम ही नया है। सो इस यूनिट को आप लोग फ्रेशली स्टार्ट कर सकते हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से, और मैं पहले ही बताता हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कराने वाला हूँ। यहाँ पर डीप हम लोग नहीं जाएंगे ताकि आप लोगों को भी कन्फ्यूजन ना हो। आप इस लेक्चर को पढ़ेंगे, इसके नोट्स पढ़ेंगे और थोड़ा सा PYQs देख के जाएंगे, आपका ये यूनिट क्लियर हो जाएगा। सो चलिए हम लोग देखते हैं इस यूनिट के वन शॉट में हम लोग यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सिलेबस है। देखिए, आप लोगों को पढ़ाई के पर्पज से अगर मैं बताऊँ, अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, गुड मार्क्स अगर आप लोगों को चाहिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को गुड मार्क्स चाहिए हैं तो एक पढ़ाई का जो तरीका होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा पहले। गुड मार्क्स चाहिए अगर, तो आप लोग सिलेबस जरूर देख के जाइए। सिलेबस देख के जाइए, मतलब सिलेबस को देख के स्टडी, सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए, ना कुछ ज़्यादा पढ़ना है ना कुछ कम पढ़ना है, ठीक है। तो इस यूनिट नंबर 5 में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने पॉइंटर्स की, ठीक है। पॉइंटर्स होते क्या हैं, और एक चीज़ बता दूँ, ये पॉइंटर्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कोडिंग जर्नी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके कोडिंग पर्पज से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोडिंग, ठीक है। किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी सीखते हैं या कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, वहाँ पर पॉइंटर्स का यूज़ आएगा और पॉइंटर से कई सारी चीज़ें जो है बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इस यूनिट में पॉइंटर्स देखेंगे और यहाँ पर फाइल हैंडलिंग देखेंगे। फाइल हैंडलिंग्स किस तरीके से होती हैं, हमारे जो सिस्टम होता है उसमें सारा काम जो होता है फाइल्स के ऊपर ही होता है, तो उन फाइल्स को हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं, वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इनपुट आउटपुट फंक्शन है, जैसे स्टैंडर्ड सी प्रोसेसर्स क्या होते हैं, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग मैक्रोस क्या होते हैं, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स क्या, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। पॉइंटर्स में हम लोग देखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका क्वेश्चन बेसिकली जनरली आता रहता है एग्जाम में, और इससे जो हमारा क्वेश्चन है AQT में मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है वो फाइल हैंडलिंग से आता है, और मेलॉक, कैलॉक और रियलॉक भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। सो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर पॉइंटर। सो पॉइंटर है क्या, देखो बेसिकली मैं पॉइंटर की अगर बात करूँ तो पॉइंटर क्या है, एक तरीके से एक वेरिएबल है, ये भी क्या है, एक तरीके से टाइप ऑफ वेरिएबल है, ठीक है, एक तरीके से टाइप ऑफ वेरिएबल है ये भी, ठीक है। ये भी क्या करता है, बस इसका काम थोड़ा सा अलग है। देखो, एक नॉर्मल जो वेरिएबल होता था हमारे पास, एक नॉर्मल वेरिएबल होता था, वो एक डेटा को स्टोर करता था, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये पॉइंटर है, ये क्या करेगा, इस डेटा का जो एड्रेस होता था 2A सपोज दैट, तो ये उसको स्टोर करने का काम करेगा। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारा क्या करता है, वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है, यही इसका फंडा है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ये करता है, वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करता है, सॉरी मैंने 2A लिखना था, ठीक है। तो ये बस क्या है, पॉइंटर क्या है, वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करने का एक डिब्बा है, ठीक है। इट इज द कंटेनर विच स्टोर्स द एड्रेस, बस खत्म बात, पॉइंटर यही है, टाइप ऑफ वेरिएबल, इट स्टोर्स द एड्रेस, इट स्टोर्स द एड्रेस, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि पॉइंटर का बेसिक मतलब क्या था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन, अगर देखें आप, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस। देखिए मैंने आपको बताया ये क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है ऑफ अनदर वेरिएबल एज इट्स वैल्यू। देखिए सपोज दैट अगर आपके पास एक ए नाम का वेरिएबल अगर आपने कोई बनाया हुआ है, इसका नाम हमने ए रखा है, इसके अंदर 5 वैल्यू पड़ी हुई है, और इसका जो एड्रेस है वो हम लोग ले लेते हैं 3F, ठीक है। ये एक वेरिएबल था ए नाम का। अब हम लोगों ने एक पॉइंटर बना लिया है, ठीक है। पॉइंटर को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं। तो स्टार ए मतलब, अभी मैं आपको बताऊंगा स्टार ए क्या है, इसका रिपीट, जैसे इंट ए होता है वैसे इंट स्टार लगा दी तो वो पॉइंटर बन जाए, तो ये पॉइंटर बनाया है। तो ये पॉइंटर क्या करेगा हमारा, इस पॉइंटर में हमने इस वाले वेरिएबल को स्टोर कराया है, ठीक है। सपोज दैट मैंने पहले एक यहाँ पर इंटीजर बनाया जिसमें ए नाम का इंटीजर था, जिसमें मैंने 5 को स्टोर कराया, फिर मैंने एक पॉइंटर बना दिया। पॉइंटर को बनाने का जो सिंटैक्स होता है वो स्टार लगा दो बस, इट इंट स्टार बी बनाया जिसमें मैंने ए को स्टोर करा दिया। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही होगा, सीधा सा फंडा यही होगा, या हम लोग ए कह सकते हैं, हम लोग इसके एड्रेस को स्टोर करा रहे हैं सपोज दैट, ठीक है, एड्रेस को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। एड्रेस को स्टोर कराने के लिए एंड ए यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो बी होगा, ये बी है, इसको नाम भी मैं बी दे रहा हूँ, ये रहा, ठीक है, बी है। तो बी में क्या जाएगा हमारा, ये वाला एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है। तो यही हमारा पॉइंटर का फंडा था, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, अब पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। देखिए अनदर वेरिएबल का यहाँ पर इसने मेमोरी एड्रेस स्टोर किया हुआ है, जो कि है हमारा 3F।
अब पॉइंटर कैन बी यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल फंक्शंस और इवन अदर पॉइंटर्स। जो पॉइंटर है वो दूसरे पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। देखिए इस पॉइंटर का भी तो कुछ एड्रेस होगा, सपोज दैट इसका एड्रेस होगा हमारे पास 99C, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसका सिंटेक्स मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पर आप पहले डेटा टाइप लिखेंगे, यहाँ पर आपका डेटा टाइप आएगा, डेटा टाइप के बाद यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, ये पॉइंटर वाला स्टार लगाकर आप अपने डेटा टाइप का नाम लिखिएगा। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए ये रहा। इसको मैं बता सकता हूँ जैसे कि आप इंट स्टार, सपोज दैट इंट स्टार आप नम के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, ये क्या करेगा आपका एक पॉइंटर बना देगा इंट स्टार लगाने से। इसके एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट पहला एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंट माई एज। यहाँ पर एक माई एज नाम का वेरिएबल बनाया है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, माई एज नाम का एक वेरिएबल है जिसमें इन्होंने 43 स्टोर किया हुआ है। इसका कुछ एड्रेस होगा, सपोज दैट 20A एड्रेस होगा इसका भी, ये माई एज है। इसके बाद एक इंट स्टार PTR बनाया हुआ है, यहाँ पर इन लोगों ने एक क्या किया फिर PTR बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है PTR। तो आपको समझ आ गया PTR का काम ही क्या है, एड्रेस स्टोर करना। जैसे कि स्टोर किया हुआ है इसने, एंड लगाते हैं किसके लिए, एड्रेस के लिए, एड्रेस दे देगा माई एज का, वही इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इंट स्टार PTR में माई एज का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ये रहा 20A स्टोर हो गया। अब देखते हैं ये लोग प्रिंट क्या करा रहे हैं। सो हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग प्रिंट क्या कराएंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने प्रिंट क्या कराया है, सबसे पहले माई एज को प्रिंट कराया है। तो जब माई एज प्रिंट होगा तो माई एज यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये माई एज है हमारा, ये क्या है, ये हमारा माई एज है, और ये हमारा क्या था, PTR था। तो माई एज के पास क्या है 43 है, तो सबसे पहला जो आउटपुट मिलने वाला है 43 मिलेगा। दूसरे बार में क्या प्रिंट करा है, एंड माई एज, मतलब एड्रेस करा रहे हैं माई एज का प्रिंट, वो भी क्या है 20A है। और थर्ड नंबर पे क्या कराना है, PTR को प्रिंट कराना है। तो PTR के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 20A ही पड़ा हुआ है, तो ये भी 20A देगा। अब अगर ये लोग क्या प्रिंट कराते हैं, यहां पर मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। अगर ये लोग प्रिंट कराते हमारे स्टार PTR को, तो हमको रिजल्ट क्या मिलता। अगर स्टार PTR को कराते तो इसका क्या मतलब होता है कि आप इस एड्रेस पे जाइए और इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है आप इसमें जाइए PTR पे, PTR में जो एड्रेस पड़ा है, ठीक है। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, PTR पे जाएंगे। हम लोग PTR पे गए, PTR में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, फिर उस एड्रेस पे जाइए, यहाँ से इस एड्रेस पे जाएंगे और उस एड्रेस की वैल्यू लेके आइए, स्टार PTR, इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू लेके आओ। तो हम लोगों को यहाँ आउटपुट क्या मिलता है 43। यही था हमारा पॉइंटर का इतना फंडा, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाइड पॉइंटर क्या होता है। देखिए अ वाइड पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट हैज नो एसोसिएटेड डेटा टाइप विथ इट। इसके पास क्या होता है, कोई भी डेटा टाइप एसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग कोई भी डेटा टाइप नहीं बताते, यहाँ पर हम लोग नॉर्मली इस तरीके से लिख देते हैं वाइड स्टार नम। तो ये क्या है, इसका कोई डेटा टाइप नहीं था, नॉर्मली ये विदाउट डेटा टाइप के है, वाइड है। जैसे हम लोग फंक्शन बनाते थे वाइड। A wide pointer can hold an address of any type and can be typecasted to any type। इसका क्या मतलब है, हम लोग इसमें किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसको किसी भी टाइप के डेटा में टाइपकास्ट कर सकते हैं। टाइपकास्ट का मतलब होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, ये डेटा टाइप है, यहाँ पर इसने डेटा टाइप लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, वाइड है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, यहाँ पर क्या है, ऑल डेटा टाइप्स अलाउ है, एनी डेटा टाइप, एनी डेटा टाइप कह सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। अब वाई आर पॉइंटर्स जो है एसेंशियल, पॉइंटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहली चीज क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या है, देखिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये पॉइंट समझना होगा। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, सपोज दैट आपने अगर एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उसके एड्रेस पे आप खेलना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसमें अगर चेंज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास अगर एड्रेस है तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार चीज़ें कॉपीड होती हैं। जैसे हम लोग फंक्शन की बात कर रहे थे, वहाँ पर ये चीज़ समझी थी मैंने कि कॉपी जा रही थी वहाँ पे। जब हम लोग पास्ट विद किसके हैं, हम लोग वहाँ पर दो पैरामीटर्स पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। एक था पास बाई रेफरेंस, एक था पास बाई वैल्यू। वहाँ पर क्या बन रहा था, कॉपी बनती थी, ठीक है। तो जब कॉपी बनती है तो यहाँ पर सेम एज इट इज एक डिब्बा और बनता है, कंटेनर और बनता है। लेकिन जब हम लोग एड्रेस के पास बाई रेफरेंस करते हैं तो एड्रेस पे जाके कर सकते हैं। तो पॉइंटर्स के थ्रू वहाँ पर खेल चल रहा था। तो पॉइंटर से क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हमको मिल पाता है, वहाँ पर चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। और अगर मेमोरी पे जाके अगर आपने चेंज कर दिया तो समझ लो वो एग्जैक्टली चेंज हो गया है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब होता है, रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट कर सकते हो।
एफिशिएंट एरे एंड डेटा स्ट्रक्चर है, एरे और डेटा स्ट्रक्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है पॉइंटर्स का। एफिशिएंट पैरामीटर पासिंग होता है, इसमें क्या होता है, एफिशिएंट पैरामीटर पासिंग एंड शेयर डेटा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस एल्गोरिथम। मतलब इसका क्या है, साफ सीधा मतलब है कि इसके बिना कई सारी चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती हैं करनी, ये डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम लोग रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या है, जो है वो वही है, लेकिन डायनेमिक का मतलब क्या है, उसको चेंज कर सकते हैं, तो वही है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और डी एलोकेटिंग मेमोरी ब्लॉक्स ड्यूरिंग अ प्रोग्राम्स रन टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, उसके रन टाइम पे, ठीक है, वो रन हो रहा है, उसके रन टाइम पे हम लोग मेमोरी को एलोकेट कर सकें या डी एलोकेट कर सकें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। दिस इज अचीव थ्रू द यूज ऑफ 4 फंक्शन। इसको हम लोग 4 फंक्शंस के यूज से कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप ये चारों फंक्शन का यूज बताइए। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका यूज बताइए, इनके एडवांटेजेस बताइए, इनका काम बताइए। तो वही है हमारे पास, सबसे पहला जो हमारे पास है वो है मैलॉक, सेकंड होता है कैलॉक, तीसरा होता है रीएलॉक और फोर्थ होता है फ्री। अब मैलॉक क्या होता है, मैलॉक क्या करता है, मैलॉक का मतलब ही है मेमोरी एलोकेशन, एलोकेट्स अ सिंगल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी। ये क्या करता है, सिंगल ब्लॉक मेमोरी के लिए हमको मेमोरी देता है, एक तरीके से समझ लीजिए मैलॉक। और कैलॉक क्या करता है, मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी। ये हमारे पास एक ब्लॉक देता है, ये हमारे पास 2 ब्लॉक देता है, सॉरी 2 वाला नहीं, कहाँ गया, ये जो है हमारे पास कैलॉक, ये हमारे पास मल्टीपल देता है। ठीक है, मल्टीपल ब्लॉक्स देता है, यहां पर हम लोगों को मल्टीपल ब्लॉक्स मेमोरी मिलती है कैलॉक में। ठीक है, और री एलोक का मतलब क्या है, री एलोकेट्स द मेमोरी, री एलोकेट्स द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाई मैलॉक और कैलॉक फंक्शन। इसका क्या मतलब है, दोबारा से रीएलोकेट करना है। अगर वो मैलॉक और कैलॉक के द्वारा पहले से ऑक्यूपाइड है और उसको दोबारा से रीएलोकेट करना, तो री एलॉक का यूज करते हैं। फ्री का क्या मतलब है कि हम लोग डायनेमिकली फ्री कर देते हैं मेमोरी को, मतलब फ्रीज दी डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। सपोज दैट किसी मेमोरी में कोई चीज़ स्टोर है, उस मेमोरी को फ्री करना है, तो हम लोग फ्री का यूज़ करके रन टाइम पे उसको फ्री कर सकते हैं मेमोरी को, यही था। अब ये चीज़ पता और होनी चाहिए, दीज फंक्शंस आर लोकेटेड इन द stdlib.h। मतलब क्या है कि अगर इनको यूज़ करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, क्या चीज़, stdlib.h, इसको ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, stdlib.h, ये हेडर फाइल होती है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैन आल्सो बी कंसीडर्ड अ मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग हीप मेमोरी। ठीक है, अब हीप मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अभी मत समझिए, मैं आप लोगों को ये हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा जब हम लोग प्रोग्राम वाला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ये वही बोला है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैन आल्सो बी कंसीडर्ड अ मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग हीप मेमोरी। इसके थ्रू हम लोग अपनी हीप मेमोरी को यूटिलाइज कर पाते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस की मतलब बर्बाद नहीं होती है, जितना हमको चाहिए होता है उतना ही एलोकेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहला जो है हमारा वो मैलॉक है। सो मैलॉक देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, मैलॉक इज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू एलोकेट अ मेमोरी ब्लॉक ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स एंड रिटर्न अ वाइड पॉइंटर। देखिए, अभी हम लोग मैलॉक के बारे में क्या पढ़ के आए हैं, एलोकेट्स अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो ये क्या बोल रहा है, ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो हम लोगों को पता है stdlib.h से सारी चीज़ें आ रही हैं, इसी से सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वही बोले, मैलॉक इज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू एलोकेट अ मेमोरी ब्लॉक। मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स, जितने बाइट्स का चाहिए, एंड रिटर्न अ वाइड पॉइंटर, और एक वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है। द वाइड पॉइंटर कैन बी कास्टेड टू एनी डेटा टाइप। जो वाइड पॉइंटर हम लोगों को मिला है उसको हम लोग किसी भी डेटा टाइप में कास्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं वाइड पॉइंटर को क्या यूज था हमारे पास, इफ मैलॉक फंक्शन, ये क्या बोल रहा है हमारे पास, इफ मैलॉक फंक्शन अनेबल टू एलोकेट मेमोरी ड्यू टू एनी रीजन इट रिटर्न्स नल पॉइंटर। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो नल पॉइंटर को रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसका कोड क्या, देखिए मैलॉक का मेन जो डेफिनेशन है वो आपको यही याद रखना है कि जो मेमोरी एलोकेशन फंक्शन होता है या मैलॉक फंक्शन होता है वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो क्या करता है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करने में काम आता है और
वो क्या करता है, हमारे पास एक वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है, जिसको हम लोग किसी भी डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुन रहे हैं ना, किसी भी डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं। और अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है तो वो क्या करेगा कि नल पॉइंटर देगा हमको। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम अगर हम लोग देखें किस तरीके से यहाँ पर किया हुआ है, तो इन लोगों ने क्या है, हमारा ये मेन फंक्शन है, ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ पर एक कैरेक्टर बनाया हुआ है टाइटल नाम का, कैरेक्टर पॉइंटर है ये टाइटल नाम का। ठीक है, अब उस टाइटल में इन लोगों ने क्या किया है, मेमोरी एलोकेशन किया है। ये देखिए यहाँ पर टाइप कास्ट करा जा रहा है कैरेक्टर और स्टार लगा के। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा कैरेक्टर स्टार टाइटल बनाया गया है, ये हमारा एक पॉइंटर है, टाइटल है जो, ये तो पॉइंटर है क्योंकि इसमें स्टार लगे, लेकिन हम इस मैलॉक को किस में टाइप कास्ट कर रहे हैं, कैर स्टार, मतलब कि जो कैर है इसमें स्टार लगा दिया, मतलब क्या एक पॉइंटर बन गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे जो टाइटल है वहां पर उसको क्या मिल गई है, 15 मेमोरी ब्लॉक्स मिल गए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने फिर क्या किया, STD का मतलब CPY का मतलब अब तो आप जानते ही हैं, एक जगह एक स्ट्रिंग से दूसरी जगह पे डेटा कॉपी करना। तो टाइटल में हम लोगों ने क्या डाल दिया, यहाँ पर C प्रोग्रामिंग डाल दिया है। ठीक है, उसी को यहाँ पर प्रिंट करा के देखा जाएगा, अगर वो प्रिंट हो जाएगा तो सपोज दैट हमारा मेमोरी एलोकेट हो गया है। सो यहाँ पर पहले स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट कराई जा रही है %s से, फिर यहाँ पर एड्रेस के लिए %u यूज किया और दोनों टाइटल को यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रिंट करा दिया है। तो यही यहाँ पर सिस्टम था, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ये तरीका था। देखिए यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी, टाइप कास्टिंग वाली, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइप कास्टिंग वाला, जो आपको याद रखना है। देखिए टाइप कास्टिंग हो किस तरह से रही है, एक बार मैं और आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास क्या बनाया गया, टाइटल का एक पॉइंटर बनाया गया है। ये क्या है, एक हमारे पास पॉइंटर है, ये पॉइंटर है कैरेक्टर डेटा टाइप का, एक ये पॉइंटर है। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास कैरेक्टर्स के जो डेटा होंगे उनका एड्रेस स्टोर करेगा। अब ये बोल रहा है कि अब जो टाइटल है उसको डेटा कितना देना है। ठीक है, अब डेटा देना कितना है वो इसने बता दिया, 15 मेमोरी एलोकेशन करानी है। ठीक है, मतलब एक कैरेक्टर जितना डेटा लेता होगा, एक कैरेक्टर 1 बाइट का अगर डेटा लेता है तो हमारे पास 15 बाइट मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। ठीक है, अब मेमोरी एलोकेट तो हो गई है, लेकिन अब उसको ये क्या कर रहा है, टाइप कास्ट कर रहा है कैर स्टार लगा के। ठीक है, टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि वो वहां पर क्या आएगा, वो तो नॉर्मली सपोज दैट वाइड पॉइंटर करेगा हमको रिटर्न, उसको हम लोगों ने जिसमें हमको चाहिए उसमें क्या कर लिया है, टाइप कास्ट कर लिया है। अगर हमारे पास इंटीजर होता तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते, हम लोग यहाँ पर इंट स्टार लिखते। समझ गए होंगे आप लोग। तो यही था हमारा मैलॉक का यूज। अब इसी तरीके से कैलॉक आता है। कैलॉक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक्स के लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, इज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन used to allocate multiple memory blocks of the specified number of bytes and initializes them to 0। उनको क्या कर देता है, मेमोरी ब्लॉक दे देता है और उनमें क्या रहेगा, इनिशियलाइजेस देम विथ 0, मतलब 0 से इनिशियलाइज करता है। ये इसका ये एक तरीके से फंक्शनैलिटी है। दूसरा क्या है, इट रिटर्न वाइड पॉइंटर, ये भी क्या करता है, वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है। इफ कैलॉक फंक्शन अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, तो ये भी क्या करेगा, नल पॉइंटर को रिटर्न करेगा। जनरली इट इज यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर एरे एंड स्ट्रक्चर, मतलब डेटा स्ट्रक्चर। जनरली इसको हम लोग एरे में यूज करते हैं कैलॉक को। मैलॉक भी यूज किया जाएगा एरे में, जब लोग डीएसए पढ़ेंगे वहां पर आप लोगों को ये सब देखने को मिलेगा। इट फंक्शन टेक्स 2 आर्गुमेंट एंड दे आर 1। द नंबर ऑफ, पहला है द नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू बी एलोकेटेड, कितने ब्लॉक एलोकेट करने हैं। दूसरा साइज ईच ब्लॉक इन बाइट्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स आपको एलोकेट करवाने हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, साइज ऑफ ईच ब्लॉक इन बाइट्स, एक ब्लॉक का साइज क्या रहने वाला है। समझ गए होंगे आप लोग। इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। आप लोगों ने इतना समझ लिया है कि कैलॉक क्या है, यहाँ पर मल्टीपल अगर मेमोरी ब्लॉक आप लोगों को एलोकेट करवाने तो कैलॉक का यूज करते हैं। यहाँ पर भी ये क्या करता है, एलोकेट करके इनिशियलाइज करता है 0 से, और उसके बाद ये क्या करता है, वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है। उसको आप कास्ट कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं, और अगर वो एलोकेट नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या कर देगा, नल पॉइंटर को रिटर्न कर देगा। और सेकंड फंडा क्या है, यहाँ पर ये 2 आर्गूमेंट लेता है। एक आर्गूमेंट लेता है साइज, ब्लॉक्स के लिए कितने ब्लॉक आपको एलोकेट करवाने हैं और उनका साइज। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, इंट आई इंट एन, ये यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाए आई और एन। एक पॉइंटर बनाया हुआ है यहाँ पर ptr। ठीक है, एक पॉइंटर बनाया हुआ है, 1 सेकंड, एक पॉइंटर बनाया हुआ है यहाँ पर ptr नाम का। फिर यहाँ पर क्या है, प्रिंट एफ, नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू बी क्रिएटेड। नंबर ऑफ ब्लॉक यहाँ पर n में ले रहे हैं, n हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, सो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम लोग ले लेंगे यहाँ पर। अब ptr है, यहाँ पर ptr में मेमोरी एलोकेशन होगा।
ये देखिए PTR है। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर था वो इंटीजर टाइप का था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया है, क्योंकि ये तो हमको वर्ड देगा। अब देखिए कैलॉग में पहला वाला क्या था, कितने ब्लॉक चाहिए, तो हम लोगों ने बता दिए n ब्लॉक चाहिए। सपोज दैट हमने को 4 ब्लॉक चाहिए थे, तो हम उसको क्या बता दिए हैं कि भैया हमको इस तरीके से 2 3 4 ब्लॉक चाहिए हैं। अब एक ब्लॉक का साइज सपोज दैट इंटीजर में हम लोग 4 बाइट लेके ले रहे हैं, 4 बाइट होता है, तो ये 4 बाइट हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, तो टोटल हमको क्या मिल गया, 16 बाइट्स मिल जाएंगी। तो ये यही बोलने का इसका तरीका है, या हम लोग कह सकते हैं यही ये बोल रहा है कि पीटीआर में क्या करना है, कैलॉग एन साइज ऑफ इंट। ये देखिए साइज ऑफ का यूज किया है, इंट का जितना साइज होता होगा और वहां पर कितने ब्लॉक्स चाहिए वो यहाँ पर एलोकेट हो जाएंगे पीटीआर को। ठीक है, अब प्रिंट क्या कराएंगे हम लोग, एंटर परसेंटेज डी नंबर्स। अब यहाँ पर एंटर करा रहा है ये एन को, फॉर आई इक्वल टू 0 स्कैन एफ एंड पॉइंटर आई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले नंबर्स ले रहा है, यहाँ पर क्या ले रहा है, नंबर्स ले रहा है, नंबर्स हम लोगों को जो जो चाहिए। फिर ये क्या करेगा, प्रिंट एफ कर देगा, द नंबर्स एंटर्ड आर, उनको प्रिंट कर दे रहा है। ये देखिए इसने क्या किया है, हमारा एक पीटीआर बना था, पीटीआर के अंदर यहाँ पर इसने क्या किया है, एक तरीके से ये एरे बन जाएगा फिर तो, क्योंकि उसमें कई सारे मेमोरी ब्लॉक हो चुके हैं हमारे पास। तो ये क्या कर रहा है, उस एड्रेस पे जाके यहाँ पर क्या कर लेगा, नंबर से स्टोर कर लेगा। सपोज दैट इसमें 1 करा दिया, इसमें 2 करा दिया, इसमें 3 करा दिया, क्योंकि लूपिंग हो रही है तो पहले एरे नंबर इंडेक्स 1 के लिए इनपुट मांगेगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनपुट ले लिया जाएगा। जब इनपुट ले लिया जाएगा, देखिए ये इनपुट हम लोग किस तरीके से ले पा रहे हैं, ये एरे की तरह चल रहा है ना काम, क्योंकि ये एक एरे बन गया ना, मेमोरी एलोकेशन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, एक मेमोरी एलोकेशन हुआ है, क्या ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी मिले हम लोग को, तो ये भी क्या बन गया, एक एरे ही बन गया हुआ है। सो जब एरे बन जाएगा तो हम लोग उसमें इनपुट ले रहे हैं, जैसे नॉर्मली एरे में लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर उसको प्रिंट कर देना जैसे नॉर्मली एरे को प्रिंट करते हैं। तो यही था हमारा कैलॉग। इसके बाद आता है हमारा फंडा रीएलॉग का। सो रीएलॉग क्या है, रीएलॉग भी वही सेम लाइन लिखनी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू मॉडिफाई दी साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स। ये क्या है, मॉडिफाई दी साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स। ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है साइज ऑफ दी मेमोरी ब्लॉक्स, यूज टू मॉडिफाई दी साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स दैट वर प्रीवियसली एलोकेटेड यूजिंग मैलॉक और कैलॉग। इसका क्या मतलब है, मॉडिफाई करता है साइज ऑफ दी मेमोरी। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं, मॉडिफाई दी साइज ऑफ मेमोरी, मॉडिफाई दी साइज ऑफ मेमोरी, मॉडिफाई दी साइज ऑफ मेमोरी विच इज previously allocated by कैलॉग, या हम लोग कह सकते हैं मैलॉक। ठीक है, मैलॉक या कैलॉग के द्वारा जो मेमोरी थी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं री एलोकेट के द्वारा। मतलब एक तरीके से री एलॉक का समझ सकते हैं, री एलॉक का मतलब क्या है, री एलोकेशन। ये चीज समझनी होगी। इसके बाद क्या है, रीएलॉक फंक्शन रिटर्न वाइड पॉइंटर। ये तो सेम ही चीज है, रीएलॉक फंक्शन भी क्या करेगा, वाइड पॉइंटर को रिटर्न करता है। इफ कैलॉग फंक्शन अनेबल टू एलोकेट मेमोरी ड्यू टू एनी रीजन इट रिटर्न नल पॉइंटर। कैलॉग फंक्शन नहीं कर पाता वो क्या करेगा, एक नल पॉइंटर रिटर्न कर देगा। देखिए यहाँ पर अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल है। कैर टाइटल बनाया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ पर हमारे पास एक टाइटल बना हुआ है, पॉइंटर है ये। अब टाइटल को मेमोरी एलोकेट कराया गया, ठीक है, मैलॉक के द्वारा। तो वही सेम है, मैलॉक के द्वारा यहाँ पर इसको 15 करके इस तरीके से कुछ मेमोरी एलोकेट हुआ होगा, मेमोरी एलोकेट हो गया होगा। तो टाइटल को मेमोरी एलोकेट यहाँ पर हो गया। ध्यान से सुनिएगा, टाइटल को मेमोरी एलोकेट हुआ, ठीक है, मैलॉक के द्वारा। वही सेम चीज़ की जो हम लोग अभी करके आए थे, strcpy, ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी कर रहे हैं हम लोग, टाइटल में सी प्रोग्रामिंग कर ली। अब printf क्या कर रहे हैं, बिफोर मॉडिफिकेशन। यहाँ पर मॉडिफिकेशन के बिफोर हम लोग अपने स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। अब दोबारा क्या कर रहे हैं, रीएलोकेट करके टाइटल कैरेक्टर में ही करेंगे टाइप कास्ट, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का रीएलोकेट टाइटल 30। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रीएलोकेट कितने कर दिए हम लोगों ने, मेमोरी 30, ठीक है। किसको, टाइटल को। यहाँ पर भी देखिए दो फंक्शन पास हो रहे हैं, किसको करना है, उसका साइज कितना करना है। यहाँ पर टाइटल को 30 करना है, तो स्ट्रिंग कॉपी बाई फिर से कर दिया। अब देखिए उसमें हम लोग ज़्यादा चीज़ स्टोर कर पाएंगे।
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, 15 से ज़्यादा हो रहा है ना, तो फिर से अब हम लोग यहाँ पर आफ्टर मॉडिफिकेशन प्रिंट करेंगे तो ये पूरा हम लोगों को मिल जाएगा। तो यही था हमारे पास रीएलोकेशन। इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, इसको आप लोग जरूर पढ़ें, इसको आप लोग अच्छे से एक बार क्लियरली पढ़ के आएँ। जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इसको एक बार क्लियरली पढ़ के आप लोग जरूर जाएं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को चीज़ों को जो मैं लिख के ला रहा हूँ, देखिए हमारे एकेडमिक एटलस का पर्पस क्या है कि हम लोग जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको, देखिए कॉलेजों में उतना अच्छा नहीं मिलता है ना, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, सबका वही फंडा है, यूट्यूब से देख के पढ़ना है या किताबों से पढ़ना है, एग्ज़ाम के पहले पढ़ना है, एग्ज़ाम में पास होना है, अच्छी CGPA लानी है। तो हमारा भी फंडा वही है कि हम आप लोगों को एक जगह पे सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लोगों को चीज़ें समझा दे रहे हैं। आप लोग इतने होशियार हैं और जो नहीं भी हैं उनके लिए हमारा समझाना काफ़ी है, ठीक है। और जो होशियार हैं तो वो यहाँ पर जितना मैं समझा रहा हूँ उससे वो ग्रास्प कर लेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। डीप जाएंगे कब जाएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे अपने कोडिंग प्रॉपरली, कोडिंग ओरिएंटेड सब्जेक्ट, ठीक है, तब हम लोग डीप जाएंगे। उससे पहले हम लोग डीप नहीं जाएंगे। वहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर सिलेबस ओरिएंटेड या AKTU ओरिएंटेड पढ़ाने वाला हूँ और पढ़ा रहा हूँ, वही चीज़ें चली आ रही हैं। नोट्स आप लोग जरूर डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन से। रीएलोक हो गया। अब फ्री की बात करते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी को फ्री करने के लिए, मेमोरी को फ्री कर देता है, ये मेमोरी को फ्री कर देता है, ठीक है, सिंपल है। ये मेमोरी को क्या कर देता है, फ्री कर देता है, और कुछ नहीं है, मेमोरी को फ्री करने के लिए यूज़ होता है। फ्री इज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू डी एलोकेट मेमोरी, वही कह सकते हैं, डी एलोकेशन के लिए काम आता है, ठीक है, डी एलोकेशन के लिए काम आता है। दैट वाज प्रीवियसली एलोकेटेड यूजिंग मेलॉक और कैलॉक, उसका काम क्या था, मॉडिफाई करना, इसका काम क्या है, डिलीट करना, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बिफोर मॉडिफिकेशन बात होगी, सिंपल है, कैरेक्टर टाइटल बनाया हुआ है, फिर यहाँ पर इन लोगों ने टाइटल को मेमोरी एलोकेट किया है, बिफोर मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, फिर री एलोक कर दिया यहाँ पर 30, ठीक है, री एलोक 30 कर दिया। जब री एलोक 30 करेंगे तो यहाँ पर देखिए, सॉरी सही जा रहे हैं, ठीक है, सही जा रहे हैं, देखिएगा पूरा प्रोग्राम पिछला है, जितने भी मैंने बताए उनमें सब क्या है, पहले मेलॉक का प्रोग्राम था, मेलॉक वाला आ गया काम किसके, कैलॉक के, कैलॉक वाला काम आ गया रीएलॉक के, रीएलॉक वाला काम आ गया फ्री के। तो आप फ्री वाला पढ़ लीजिए, बाकी सब याद हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर क्या किया, रीएलॉक किया, 30 हो गया, और यहाँ पर आफ्टर मॉडिफिकेशन स्ट्रिंग कराएंगे, उसके बाद हम लोग फ्री कर दे रहे हैं टाइटल को। जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि फ्री कर दो टाइटल को, इट मीन्स क्या है कि टाइटल जो है हमारा वो हो चुका है शून्य, मतलब अब वो खाली डिब्बा रह गया है, ठीक है, उसमें अब कुछ मेमोरी नहीं बची हुई है, उसका मेमोरी से नामो निशान मिट गया, उसने अपनी मेमोरी जो ली थी वो छोड़ चुका है, यही था फ्री। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक और अच्छे टॉपिक की, जिसका नाम है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती क्या है। आप लोगों में से कई बच्चे इसी में कंफ्यूज होंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक क्या फंडा क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है। सो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ से अच्छे से समझ जाएंगे। सो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारे पास, व्हेन द एलोकेशन ऑफ मेमोरी परफॉर्म्स एट द कंपाइल टाइम देन इट इज नोन एज स्टैटिक मेमोरी। जब हम लोग मेमोरी को एलोकेट करवाते हैं कंपाइल टाइम पे, ठीक है, जब हमारा जो कोड होता है वो कंपाइल हो रहा होता है, लास्ट में फाइनली हमने एक अपना कोड लिख रखा है, फाइनली वो कंपाइल होने जा रहा है, ठीक है, उस टाइम पे जो हमारा मेमोरी एलोकेशन हो रहा है उसको स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक है। डायनेमिक क्या होता है, रन टाइम पे, व्हेन द मेमोरी एलोकेशन इज डन एट द एग्जीक्यूशन और रन टाइम इट इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। याद क्या रखना है, जब हमारा कोड कंपाइलिंग के टाइम पे हो मेमोरी एलोकेशन, उसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, एक बार होगा। और अगर डायनेमिकली बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, एग्जीक्यूशन और रन टाइम के टाइम अगर हम लोग मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सेकंड पॉइंट क्या है, द मेमोरी इज एलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम, वही है, द मेमोरी इज एलोकेटेड एट द रन टाइम, सेम है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन द मेमोरी कैन नॉट बी चेंज्ड। सिंपल सी बात है, मेमोरी चेंज नहीं हो सकती एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम के द्वारा, लेकिन इसमें हो सकती है। इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम द मेमोरी कैन बी चेंज्ड, मेमोरी चेंज हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या आता है, फोर्थ नंबर, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज प्रेफर्ड इन एन एरे। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग एरे में प्रेफर कर देते हैं, क्योंकि सपोज दैट हमको एक एरे बनाना था यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, इंट ARR लिख देते हैं, 100 बना दिया। उसका भी डिसएडवांटेज है, इसका भी वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर स्टैटिक एरे में काम आ जाता है,
लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रेफर्ड इन लिंक लिस्ट, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम लोग डायनेमिकली इसलिए यूज़ करते हैं, कभी भी डेटा हटाना पड़ता है, कभी भी डेटा लगाना पड़ता है, कभी भी हम लोगों को नोड उसमें ऐड करनी होती है, नोड हटानी होती है, वो सारी चीज़ें भी देख लेंगे। फिफ्थ नंबर क्या कहता है, इट सेव रनिंग टाइम एज इट इज़ फास्ट, क्योंकि यहाँ पर बीच में नहीं हो पा रहा, रनिंग टाइम में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। एक बार हो गया सारी चीज़ हो जाएगी, एलोकेशन हो जाएगा, रनिंग हो जाएगी, कंपाइलेशन हो जाएगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, स्लोअर होता है देन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन अलॉट्स द मेमोरी फ्रॉम द स्टैक। ये क्या करता है, स्टैटिक मेमोरी जो होती है वो स्टैक के थ्रू हम लोगों को मिलता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन अलॉट्स द मेमोरी फ्रॉम द स्टैक, और ये जो होता है वो हीप में मिलता है। स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के क्या होता है। अब 7 पॉइंट क्या है, वंस द मेमोरी इज एलोटेड इट विल रिमेन फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगर एक बार अलॉट हो गई तो शुरू से लेकर एंड तक रहेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर आता है 8th पॉइंट, जिसका क्या नाम है, जिसका क्या नाम है, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन इज लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। ये चीज़ें तो लिख ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन ज़्यादा अच्छा होगा। 9th, दिस मेमोरी एलोकेशन इज सिंपल। ये मेमोरी एलोकेशन सिंपल होता है, क्योंकि इसमें हम लोगों को कुछ करना नहीं है, ना मैं एलॉक वगैरह कुछ यूज ही नहीं करना। सपोज दैट अगर इंटीजर बना रहे हैं हम लोग, तो इंटीजर एरे बना रहे हैं, तो इंट ARR यहाँ पर लिख दे रहे हैं 50, हो गया काम, एरे बन गई तुम्हारी। लेकिन यहाँ पे करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, फिर से वही फंडा अपनाना पड़ता है, इंट करके यहाँ पर लिखो, फिर इंट स्टार करो, फिर ऐसे करके यहाँ मेमोरी एलोकेशन करो, कैलॉग का यूज़ करो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लिंक लिस्ट। देखिए एरे होता है, उसी तरीके से लिंक लिस्ट का यहाँ पर यूज़ आया हमारे पास। एरे क्या था, एक कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन था एरे के पास। एरे जो था उसके पास कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन था, ठीक है, उसके पास क्या था, हमारे पास कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन था, और हम लोग यहाँ पर डायनेमिकली चेंज नहीं कर पा रहे थे डेटा को, स्टैटिक था ये। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होगा, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन भी नहीं रहेगी, चेंज डायनेमिकली हम लोग इसके डेटा को चेंज कर पाएंगे रन टाइम पे, ठीक है। इसलिए लिंक लिस्ट क्या होता है हमारा, ज़्यादा अच्छा होता है। यस, सो हम लोग देख रहे हैं लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट में क्या था कि जो लिंक लिस्ट होता है वो एरे से अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, और यहाँ पर हम लोग डेटा को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए लिंक लिस्ट जो होता है हमारा एरे से बेस्ट होता है। ठीक है, लिंक लिस्ट होता है किस तरीके से, लिंक लिस्ट में जो सारा सिस्टम होता है वो नोड के थ्रू चलता है। हम लोग यहाँ पर एक नोड बनाते हैं, ठीक है, नोड क्या है, स्ट्रक्चर के थ्रू एक नोड बनाते हैं। अब नोड क्या होता है, नोड हमारे पास दो चीज़ों से मिलके बनता है, जिसमें एक पार्ट जो होता है वो क्या कैरी करता है, हमारा डेटा कैरी करता है। एक पार्ट जो होता है वो डेटा कैरी करता है, और ये जो एक पार्ट होता है ये पॉइंटर करता है, ठीक है। जैसे हम लोग इसको बोल दे रहे हैं पॉइंटर नेक्स्ट, तो ये क्या करता है, अपने नेक्स्ट वाले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ऐसे नोड रहेगी, फिर ये जो होगा वो एक नए नोड को यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। तो यही इसका सिस्टम रहता है, लिंक लिस्ट को इस तरीके से चलती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी हेड नोड है, उसके बाद इस वाले का डेटा जो, इस वाले का जो एड्रेस है, ये वाली जो नोड है हम लोग कह सकते हैं इससे कनेक्ट है, ये वाली नोड जो है वो इससे कनेक्ट है, ये वाली नोड जो है इससे कनेक्ट है, और लास्ट वाली जो नोड होगी इसको हम लोग नल से पॉइंट करा देते हैं, जिससे पता चले हम लोगों की ये हमारा लिंक लिस्ट है जो खत्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक जो नोड है हमारी वो क्या है, यहाँ पर डेटा को कैरी कर रही है, और यहाँ पर एड्रेस कर रही है किसका, नेक्स्ट वाले का। मतलब इसमें जो रहेगा डेटा वो इसका डेटा रहेगा। सपोज इसका 22A एड्रेस है, तो यहाँ पर 2A स्टोर होगा, ठीक है। अब इसका एड्रेस है मान लो 3C, तो इसमें 3C स्टोर होगा। इसका एड्रेस है सपोज दैट 2CB, ठीक है, तो यहाँ पर 2B स्टोर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम चलता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ नोड्स, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया नोड का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, नोड का एक स्ट्रक्चर है। अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर को जैसे कि बनाएंगे कैसे, हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स का यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर का यूज़ करके बना लेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, स्ट्रक्ट नोड स्टार करके, स्ट्रक्ट नोड करके बनाते थे हम लोग कुछ इस तरीके से। अपना डेटा यहाँ लिखते थे, इंट डेटा
ठीक है, यहाँ पर हम लोग पॉइंटर बना रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे पॉइंटर, इस तरीके से नोड या कुछ भी अपना बना सकते हैं इस तरीके से। ये सब तो आप लोगों को लिंक लिस्ट में मैं पढ़ाऊँगा जब लिंक लिस्ट की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यही फंडा था हमारा और कोई दिक्कत नहीं है। लिंक लिस्ट से क्या क्या फ़ायदे होंगे वो भी देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला, ईच नोड कंटेन डेटा एंड रेफरेंस। डेटा होता है, रेफरेंस होता है, एड्रेस होता है। अनलाइक एरेज, लिंक लिस्ट अलाउ फॉर एफिशिएंट इंसर्शन और रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एनी पोजीशन इन द लिस्ट एज द नोड्स आर नॉट स्टोर्ड कंटिन्यूसली इन मेमोरी। देखिए अनलाइक एरेज, देखिए इसमें क्या है, नोट्स जो है वो कंटिन्यूसली मेमोरी लोकेशन पे नहीं होती, तो इसलिए हम लोगों को ये जो कई सारी चीज़ें हैं, सॉर्टिंग हो गई, सर्चिंग हुई, वो इसमें काफ़ी कई सारी चीज़ें हैं वो एरे से ज़्यादा आसान हो जाती है लिंक लिस्ट में। एरे में हम लोगों को अगर कोई एलिमेंट ढूंढना तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ ऐसे आना पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो हमारा लिंक लिस्ट होगा उसमें आसानी से हम लोग सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, सर्चिंग वगैरह वो भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। अब टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 3 टाइप की है, एक सिंगल लिंक लिस्ट होती है, एक डबली लिंक लिस्ट होती है, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। तो सबसे पहले समझा दे रहा हूँ। सिंगली लिंक लिस्ट हम लोग देख आए हैं क्या होती है। अब डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, डबली लिंक लिस्ट सिंपल है, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट का पॉइंटर भी होता है और हमारा प्रीवियस का पॉइंटर होता है। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, डेटा रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पर डेटा रहने वाला है और यहाँ पर क्या रहने वाला है, पॉइंटर। स्टार प्रीवियस पॉइंटर रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कह सकते हो स्टार नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा। ठीक है, प्रीवियस पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर, यही था डबली लिंक लिस्ट। मतलब दोनों साइड से कनेक्टिविटी यहाँ पर अलाउ रहेगी, दोनों साइड हम लोग जा सकते हैं, इस साइड भी जा सकते हैं, इस साइड भी जा सकते हैं। ये था हमारा डबली लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, सपोज दैट हमने एक लिंक लिस्ट बना रखी है, ये रही, ये है, ठीक है, तो ये इससे कनेक्टेड होगी, ये इससे कनेक्टेड होगी, लेकिन जो ये वाली है लास्ट वाली वो भी जाके पहले से कनेक्ट हो जाए, तो ये क्या बन गया, एक सर्कुलर बन गया। तो ये होती है हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब इसको नए पेज पे बता दे रहा हूँ मैं एक बार। सबसे पहला हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट नॉर्मल होती है, ये हमारे पास एक नोड होगा, दूसरा नोड होगा और तीसरा नोड होगा, ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ये हमारा डेटा होता है और ये हमारा रेफरेंस कह सकते हैं इसको, या पॉइंटर भी कह सकते हो, जो कहना हो बस, नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर करता है ये। इसी तरीके से सेकंड होता है हमारे पास डबली लिंक लिस्ट। सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में क्या है कि हमारे पास एक नोड होगी, ये पहले बना दूं मैं इसको, ये रहा, इसमें हमारे पास 2 पॉइंटर्स आ जाएंगे, ठीक है, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट। इसमें हमारा डेटा रहेगा, इसमें डेटा रहेगा, इसमें क्या रहेगा, एक रहेगा हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर, देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये पॉइंटर डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर एक नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे प्रीवियस रहेगा, यहाँ डेटा रहेगा, यहाँ नेक्स्ट रहेगा, इसी तरह यहाँ पे प्रीवियस रहेगा, यहाँ पे डेटा रहेगा, यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा, और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। तीसरा है सर्कुलर वाला। सर्कुलर वाले में भी सिंपल है, नॉर्मल लिंक लिस्ट बना दो, उसके बाद उनको आपस में कनेक्ट करवा दो, बस ये यहाँ पर जाके इससे कनेक्ट हो जाता है, बाकी ये आपस में कनेक्ट तो रहते ही हैं। यही था हमारा लिंक लिस्ट का सिस्टम। सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, वही सारी चीज़ों मैंने आपको बताई हैं, वही आप लोग इस थ्योरी में लिख देंगे। इट इज़ सिंपल टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, सम डेटा एंड पॉइंटर। देखिए ये क्या है, इसमें लिख देंगे, ये क्या है, इट इज़ सिंपल टाइप ऑफ लिंक लिस्ट होता है। इसमें इसके पास एक नोड होती है जिसमें हमारे पास एक डेटा होता है, एक पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। द नोड कंटेन अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड मीन्स दैट द node store the address of the next node in the sequence. A single linked list allows the traversal of data only in one way. इसमें डेटा ओनली वन वे में ट्रांसफर हो सकता है, इसमें दोनों वे में ट्रांसफर हो सकता है। अब सर्कुलर को देख लेते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज दैट इन विच द लास्ट नोड कंटेन द पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। जो लास्ट नोड होता है, ये लास्ट नोड है हमारा यहाँ पर, ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है इसमें बस। वी कैन बेगेट एंड एनी नोड एंड ट्रेवर्स द लिस्ट इन एनी डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अंटिल वी रीच द सेम नोड बी स्टार्टेड। दस अ सर्कुलर लिंक लिस्ट हैज नो बिगनिंग एंड नो एंड। इसका कोई बिगनिंग या कोई एंड नहीं होता, कहीं से भी शुरू करो कहीं पे भी एंड करो, क्योंकि घूम फिर के वहीं पे आ जाना है। ठीक है, समझ आ गया होगा।
इसके बाद हम लोग आ गए हैं अपने एक और अच्छे वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है हमारे पास फाइल हैंडलिंग। ठीक है, क्या है हमारे पास? फाइल हैंडलिंग। सो फाइल हैंडलिंग क्या है क्या नहीं है उसको देखते हैं। सो यहाँ पर हमारा फाइल हैंडलिंग अगर टॉपिक दिया गया है हम लोगों को, तो उसका पर्पस समझिए पहले। अभी तो आप लोग क्या है, जैसे कि फाइल हैंडलिंग करते हैं, आपने एक फोल्डर बनाया, एक फाइल बनाई, यहाँ कॉपी किया, वहाँ पेस्ट किया, इसको ओपन किया, उसको, इन सब के पीछे बैकएंड में चीज़ें कैसे चल रही हैं, वही सारी चीज़ें फाइल हैंडलिंग यहाँ पर बता रहा है। फाइल हैंडलिंग इन सी इज द प्रोसेस इन विच बी क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड क्लोज ऑपरेशन ऑन अ फाइल। एक हमारे पास सपोज दैट फाइल है, इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, डेटा का इसमें रीड करा सकते हैं और डेटा इस पे राइट कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस हो सकती हैं। तो फाइल हैंडलिंग क्या है? फाइल हैंडलिंग इन सी एक प्रोसेस होता है पूरा, किसी भी फाइल को एक खोलना, बंद करना, उसमें डेटा रीड करना, राइट करना, इसी वाले पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अपना फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म इनपुट, आउटपुट एंड मैनी डिफरेंट सी फाइल ऑपरेशंस इन अवर प्रोग्राम। सी लैंग्वेज कई सारे ऐसे फंक्शन देता है जिसके थ्रू हम लोग इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ फाइल इन सी, अब कौन कौन सी टाइप की फाइल होती है हमारे पास सी में? ठीक है, दो टाइप की फाइल होती है, ये 2 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। टेक्स्ट फाइल होती है, एक बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? टेक्स्ट फाइल कंटेन्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ एस्काई कैरेक्टर्स। यहाँ पर जो टेक्स्ट फाइल होता है, यहाँ पे जो डेटा होता है वो हमारा एस्काई कैरेक्टर्स में रहता है एंड इज जनरली यूज टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इतना समझ आ गया? जो टेक्स्ट फाइल होता है उसमें जो डेटा होता है वो एस्काई कैरेक्टर के टाइप में स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एस्काई कैरेक्टर एंड इट इज जनरली यूज टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो कैरेक्टर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर करेगा। सेकंड पॉइंट है इट कैन बी रीड और राइट बाय एनी टेक्स्ट एडिटर, जिसको हम लोग किसी भी टेक्स्ट एडिटर के थ्रू रीड और राइट कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग कोडिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पे कई ऐसी टेक्स्ट फाइल मिलेंगी जिसको हम लोग टेक्स्ट एडिटर के थ्रू उसके डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं। दे आर जनरली स्टोर्ड विद .txt फाइल। आप लोगों ने देखा होगा एक हमारे पास .txt फाइल होगी, ये रही सपोज दैट, तो इसमें txt फाइल में क्या लिखा रहता है? सपोज तो कुछ भी लिखा होगा, मेरा नाम लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इस तरीके से। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोले, ये टेक्स्ट फाइल है। बाइनरी फाइल क्या होता है? बाइनरी नंबर जो कंटेन करे, ऑब्वियस सी बात है 0 and 1 हो इंस्टेड ऑफ एस्काई कैरेक्टर। मोर सिक्योर एज दे आर नॉट ईजिली रीडेबल, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि ईजिली रीडेबल नहीं है ये। दे आर जनरली स्टोर्ड विद .bin फाइल एक्सटेंशन के थ्रू ये स्टोर किए जाते हैं। यही 2 पॉइंट थे जो आप लोग याद रखिएगा, .bin और .txt फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब ऑपरेशन ऑन फाइल्स। अब फाइल्स पे हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये इतने सारे ऑपरेशंस आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख के लाया हूँ मैं। ये सारे ऑपरेशंस हैं जो एग्जाम में लिख के आने हैं आप लोगों को। इससे देखिए एग्जामिनर पे अच्छा इसी तरीके से टेबल बना के आइएगा, आपसे पूछा जाए ऑपरेशन ऑन फाइल। सबसे पहला होता है हमारे पास एफ ओपन। एफ ओपन का मतलब क्या होता है? क्रिएट अ न्यू फाइल ओपन्स एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, या तो एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर दो या हमारे पास एक नई फाइल बना दो। एफ क्लोज का क्या मतलब है? एफ क्लोज का मतलब है क्लोज अ फाइल विच हैज बीन ओपनड फॉर यूज। अगर कोई फाइल है जो खुली हुई है पहले से, उसको बंद करने के लिए। गेट सी का मतलब क्या होता है? गेट सी का मतलब है रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल। कैरेक्टर्स को रीड कर लेना। गेट सी मतलब गेट का मतलब होता है पाना, तो इसी तरीके से कैरेक्टर्स को गेट कर लेना। रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल। फिर आता है हमारे पास पुट सी। पुट का मतलब क्या होता है? कुछ कैरेक्टर्स फाइल में राइट कर देना। पुट मतलब रख देना उसमें, तो फाइल के अंदर राइट कर देना। अब आता है एफ प्रिंट एफ, राइट डेटा वैल्यूज टू अ फाइल। अब एफ प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है? राइट डेटा वैल्यूज, राइट डेटा वैल्यूज टू अ फाइल। ये डेटा वैल्यूज को राइट करते हैं। एफ स्कैन एफ का मतलब क्या होता है? रीड अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, एफ प्रिंट एफ ऑफ एफ स्कैन एफ का मतलब समझ आ रहा है? एफ स्कैन एफ और एफ प्रिंट एफ, इन दोनों का मतलब समझ में आ रहा है? देखो प्रिंट का मतलब क्या होता था, हम लोग किसी चीज को प्रिंट करा रहे हैं, तो ये वही बोल रहा है राइट डेटा वैल्यूज टू अ फाइल। ठीक है, फाइल में डेटा वैल्यूज राइट करना, फाइल में डेटा वैल्यूज राइट करना। और एफ स्कैन एफ का मतलब क्या है?
रीड करना, ठीक है, रीड करना। गेट डब्लू का क्या मतलब है, देखिए गेट डब्लू रीड्स एन इंटीजर फ्रॉम दी, देखिए यहाँ पर ये डब्लू लगा हुआ है, डब्लू किसके लिए यूज होता है, इंटीजर के लिए यूज होता है, डब्लू किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए यूज होता है। एफ यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है, वैल्यूज के लिए, डेटा वैल्यूज के लिए। के की बात आ गई, एफ सीक, देखो गेट डब्लू का मतलब होता है रीड करना और पुट का मतलब होता है रख देना, मतलब राइट कर देना। एफ सीक, सीक का मतलब होता है सेट्स द पोजीशन टू द डिजायर्ड पॉइंट इन द फाइल, क्या है, सेट्स द पोजीशन टू द डिजायर्ड पॉइंट, मतलब सीक फंक्शन का यूज करते हैं एक तरीके से, ये हमारा क्या है, पॉइंटर की तरह यूज करता है, कहाँ पे पॉइंट कराना है उसके लिए काम आता है। सेट द पोजीशन टू द डिजायर्ड पॉइंट इन द फाइल। एफ टेल गिव द करंट पोजीशन इन द फाइल, अपने उस फाइल में कहाँ पे पोजीशन है हमारा उसको बता देता है। रिवाइंड का मतलब होता है सेट दी पोजीशन टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल। तो यही हमारे कुछ ऑपरेशंस थे सारे फाइल्स के ऊपर, ये आप लोग याद कर सकते हैं। अब हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये समझ लीजिए। कुछ फाइल ओपनिंग मोड्स होते हैं, उन मोड्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला मोड है डब्लू, नाम से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहला मोड है हमारे पास डब्लू। डब्लू का क्या मतलब होता है, राइट करना। बी यूज दिस मोड टू ओपन और क्रिएट, डब्लू का क्या मतलब है, बी यूज दिस मोड टू ओपन और क्रिएट टेक्स्ट फाइल इन राइटिंग मोड। मोड्स ओपनिंग मोड्स हैं फाइल को ओपन करने के, तो हम लोग यहाँ पे किस मोड में ओपन कर रहे हैं, डब्लू में, मतलब उस फाइल को क्रिएट कर दो या बना दो और राइटिंग मोड में रहेगी वो, उसमें हम लोग राइट कर सकें ताकि, ठीक है। फिर आता है आर, आर का मतलब क्या है, बी यूज दिस मोड फॉर ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल इन रीडिंग मोड, ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करने के लिए। ए का मतलब क्या है, बी यूज दिस मोड टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन अपेंड मोड, द एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ द फाइल इज नॉट इरेज्ड एज इन डब्लू मोड। ए का यूज हम लोग क्या करते हैं, अपेंड करने के लिए, और डेटा अगर हम लोगों को ऐड करना है। डब्लू प्लस का मतलब क्या है, रीडिंग और राइटिंग दोनों करना हो, डब्लू प्लस का। ए प्लस का क्या मतलब है, बी यूज दिस मोड टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग मोड, इसका भी वही मतलब। ए का यहाँ पर मतलब अपेंड करते हैं हम लोग, ए प्लस का मतलब क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग मोड दोनों में। यूज दिस मोड टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल। डब्लू आर प्लस का मतलब क्या है, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग मोड, इन सब का मतलब क्या है, एक जैसा है। अब आर बी का मतलब क्या है, बी यूज दिस मोड टू ओपन अ बाइनरी फाइल इन रीडिंग मोड, ये बाइनरी फाइल के लिए यूज होता है। ए बी का मतलब क्या है, मोड टू ओपन अ बाइनरी फाइल इन अपेंड मोड, ए का मतलब है अपेंड करना, ए बी आ गया तो क्या है, बाइनरी है, तो बाइनरी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करने के लिए। डब्ल्यू बी प्लस है, मतलब बाइनरी फाइल को ओपन कर दो यहाँ पर किसके लिए, रीडिंग और राइटिंग के लिए, ये भी हो गया। बाइनरी फाइल को ओपन कर दो यहाँ पर किसके लिए, रीडिंग और राइटिंग के लिए, बी यूज दिस ओपन अ बाइनरी फाइल बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। ए बी प्लस है अगर हमारे पास, तो बी यूज दिस मोड टू ओपन अ बाइनरी फाइल इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग मोड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, सबका यूज और सबका मतलब लगभग सेम था, ठीक है। डब्लू से याद रखना है राइट करना होता है, आर से याद रखना है रीड करना होता है, ए से याद रखना अपेंड करना, प्लस लग जाएगा तो दोनों चीज़ें करेगा वो, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डब्लू आर ए। डब्लू का मतलब होता है राइट, आर का मतलब है रीड, ए का मतलब है अपेंड, ठीक है। और अगर प्लस आ रहा है तो बोथ करेगा, रीड राइट, ठीक है। ए बी आ रहा है, बी यूज दिस मोड फाइनली इन अपेंड मोड, और अगर ए बी आ गया तो ए बी आ जाएगा, अगर बी का मतलब है बाइनरी फाइल, ठीक है। अब सी प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। अब यहाँ पर ये सी प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी, ये बच्चों को जनरली बहुत ज़्यादा याद नहीं रहते हैं। अब बस इसके बाद हमारे कुछ ही टॉपिक बचेंगे, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं अपना, सी प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर, एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल के कंटेंट में हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या हुआ है, फाइल बनाई हुई है fptr1 स्टार fptr2, कैरेक्टर है, फाइल नेम यहाँ पर 100 इसमें आएंगे, 100 कैरेक्टर आएंगे, इंट सी बनाया हुआ है। प्रिंट एफ इंटर दी फाइल नेम टू ओपन फॉर अ रीडिंग, इंटर दी फाइल नेम, फाइल नेम एंटर कर दिया यहाँ पर इन्होंने। ओपन वन फाइल फॉर रीडिंग, अब ये क्या करा रहे हैं, अपने फाइल को ओपन करेंगे। जब फाइल को ओपन करना होता है रीडिंग मोड में, मोड यहाँ पर एफ ओपन है, देखिए अगर हमारे पास एफ ओपन हम लोग रन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या पास करना पड़ेगा, वो किस मोड में ओपन होगा,
और क्या नाम है, कौन सा फाइल। तो यहाँ पर ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं फाइल नेम जो भी हमारा नाम होगा, और यहाँ पर आर यूज़ कर रहे हैं कि हमारा रीडिंग मोड में ओपन कर दो। एफ ओपन मतलब फाइल को ओपन करना है रीडिंग मोड में, तो रीडिंग मोड में ओपन कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, इफ़ एफ पी टी आर इक्वल टू नल प्रिंट एफ कैन नॉट ओपन फाइल नेम। ठीक है, हम लोग ओपन नहीं कर सकते हैं फाइल को और एग्जिट कर देंगे। बट दूसरा क्या है, प्रिंट इंटर द फाइल नेम टू ओपन फॉर राइटिंग मोड। अगर ऐसा होगा नल के बराबर आ रहा है एफ पी टी आर, ठीक है, तो उसको ओपन ही नहीं करो। और दूसरा क्या है, फाइल नेम टू राइटिंग मोड में ओपन करना है, तो राइटिंग मोड में ओपन कर दिया और वहां पर राइट कर देंगे इफ एफ पी टी आर टू इक्वल टू नल। यहाँ पर इसमें ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर दो हम लोगों ने बनाए थे जहाँ पे ओपन करेंगे अपने फाइल को, तो वहीं पे ओपन कर रहे हैं FPTR 1 में, FPTR 2 में, कैन नॉट ओपन फाइल। अब यहाँ पर रीड कंटेंट फ्रॉम फाइल, ओपन अनदर फाइल कर लिया यहाँ पर, अब रीड कंटेंट करना है वाइल सी इक्वल टू एफ गेट सी। अब एफ गेट सी का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, देखिए लिखा होगा अभी एफ गेट सी था यहाँ पर। अब एफ गेट सी हम लोग कहाँ पढ़े थे, ये गेट सी था, ये क्या था हमारा गेट सी का रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल ऑपरेशन थे ये गेट सी। तो एफ गेट सी रीड अ कैरेक्टर, एफ गेट सी रीड कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ से रीड करके यहाँ पे डाल दो। इसका मतलब क्या है, वाइल जब तक ये ना हो जाए तब तक चलाते रहना है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, यहाँ से डेटा को गेट करो, समझना होगा FPTR से डेटा को गेट करो, क्योंकि इसको हम लोगों ने रीडिंग मोड में ओपन किया है और इसको राइटिंग मोड में ओपन किया। इसमें डेटा राइट कर दो, एफ पुट कर दो, इसमें डेटा को राइट कर दो। तो यहाँ से हमारा क्या, जब तक नहीं हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। प्रिंट एफ कंटेंट कॉपी टू दिस फाइल नेम, और एफ क्लोज कर दो, दोनों फाइल को क्लोज कर दो, खत्म हो गया हमारा कंटेंट जो है वो FPTR 1 से FPTR 2 में कॉपी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर एफ गेट सी का यूज़ किया है, एफ पुट सी का यूज़ किया, ये आप लोगों को पता ही है। अब बात करते हैं प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर क्या होता है, ये हम लोगों ने काफ़ी पहले लेक्चर्स में पढ़ा था। अब प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोसेस इट्स इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस आउटपुट। प्री प्रोसेसर क्या होता है, प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोसेस इट्स इनपुट डेटा, जो क्या करता है अपने इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है टू प्रोड्यूस आउटपुट दैट इज यूज्ड एज एन इनपुट इन अनदर प्रोग्राम। ठीक है, प्री प्रोसेसर क्या है, एक हमारे पास प्रोग्राम है दैट प्रोसेस इट्स इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस आउटपुट, अपने इनपुट डेटा को प्रोड्यूस करता है एक आउटपुट के थ्रू, दैट इज यूज्ड एज इनपुट इन अनदर प्रोग्राम। अब ये हमारा किसी अनदर प्रोग्राम में यूज हो जाएगा, ये एक अनदर प्रोग्राम है, इसका आउटपुट जो है वो अनदर प्रोग्राम है, यही प्री प्रोसेसर होता है। सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, जो प्री प्रोसेसर होता है ये अपना एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है, जो इसके द्वारा आउटपुट दिया जाता है वो किसी अनदर फंक्शन के द्वारा हम लोग कह सकते हैं प्रोड्यूस दैट इज यूज्ड एज इनपुट इन अनदर प्रोग्राम, किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं हम लोग प्री प्रोसेसर के आउटपुट को। सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इन ऑलमोस्ट एवरी सी प्रोग्राम बी कम अक्रॉस बी सी अ फ्यू लाइन्स एट द टॉप ऑफ, एंड इसको हेडर फाइल बोलते हैं, प्रीसीडेड बाय अ हैश साइन, दे आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। जैसे कि हमारे पास हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, सॉरी मैंने एक गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पर लिखना था हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूज़ करते हैं, सॉरी C++ के लिए। यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, stdio.h। ठीक है, दे आर प्री प्रोसेस्ड बाई द प्री प्रोसेसर बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन बिगिंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले प्री प्रोसेसर आएगा, प्री प्रोसेसर के बाद यहाँ पर हमारी चीज़ होगी वो कंपाइल होगी, ये लिखा हुआ है कंपाइल होगी, कंपाइल के बाद असेंबलर के पास जाएगा, असेंबलर के बाद यहाँ पर लोडर और लिंकर के पास जाएगा। ये पूरा फ्लो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्री प्रोसेसर के पास जाएगा, फिर कंपाइलर, फिर कंपाइल होगा, फिर असेंबलर के पास जाएगा, फिर लोडर और लिंकर के पास जाएगा एक्चुअली एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वही थे जो हम लोगों ने अपने हर प्रोग्राम में ऐड करते हैं अपने टॉप ऑफ द फाइल, जिसको हम लोग कह सकते हैं वो हेडर फाइल्स होती हैं। टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यहाँ पर 3 टाइप होते हैं, मैक्रो डेफिनेशन, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव और कंडीशनल कंपाइलेशन। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हैशटैग डिफाइन मैक्रो डायरेक्टिव की। ये लिखा हुआ है हैशटैग डिफाइन अ मैक्रो यूजिंग हैशटैग डिफाइन। अ मैक्रो इज अ पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ द मैक्रो।
ठीक है। हैश टैग डिफाइंड है, मैक्रो इज अ पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ द मैक्रो, मैक्रो वैल्यू के द्वारा वो रिप्लेस कर दिया जाता है। अब मैक्रो इज डिफाइंड बाई हैशटैग डिफाइंड डायरेक्टिव। ये देखिए हैशटैग डिफाइंड डायरेक्टिव के द्वारा हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है, पाई 3.14 डिफाइनिंग अ मैक्रो, मैक्रो यहाँ पर बनाया हुआ है। ये क्या है, पीस ऑफ कोड प्रोग्राम दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ द मैक्रो, मैक्रो की वैल्यू से वो रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने पाई को बनाया हुआ है। अब जब इसका पूरा कैलकुलेशन होगा, एरिया ऑफ द सर्किल, जब एरिया को प्रिंट कराएंगे इसको डबल में, तो यहाँ पर हमारा ये सिंपल कैलकुलेशन करके देगा, मैक्रो में कन्वर्ट कर देगा। यही था। इंक्लूड का क्या मतलब होता है, इंक्लूड देखिए प्री प्रोसेसर, आप लोगों को यहाँ से समझना होगा, हैश टैग इंक्लूड करते थे, यही है हमारा प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने पर हैश टैग डिफाइन, अब यहाँ पर ये देखिए ये हमारा इंक्लूड वाला आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, ये रहा हैश टैग इंक्लूड, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव, इसके द्वारा हम लोग फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। हैश टैग इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने एक फाइल का कंटेंट जो है, हमारे जो भी हमारा कंटेंट रहने वाला है, ठीक है, उस कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हैश टैग इंक्लूड क्या करते हैं, stdio.h करते हैं, उसके थ्रू सारी चीज़ें हो जाती है इंक्लूड। ये लिखा हुआ हैश टैग इंक्लूड फाइल नेम होगा, हैश टैग इंक्लूड फाइल नेम, दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने दो फाइल का यूज किया हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम नॉर्मली लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ आ गया। उसके बाद थर्ड आता है हैश टैग इफ डेफ, हैश टैग एल्स, हैश टैग LFI, हैश टैग एंड इफ, कंडीशनल कंपाइलेशन है। इफ वी राइट अ प्रोग्राम नॉर्मली मीन्स यूजिंग सिंपली इफ एल्स एंड सो ऑन, सो योर complete code is compiled by compiler and on execution time only those statement satisfied the conditional will execute, but in condition compilation according to condition subset of instruction compiled hashtag if, वो इस तरीके से, मतलब एक तरीके से जब हमारा कोड कंपाइलेशन के टाइम पे जाता है तो इस तरीके से चेंज होता है। ये कंडीशनल कंपाइलेशन होता है, कंपाइलेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हैश टैग इफ GFG इज ग्रेटर देन, हैश टैग अनडेफ, हैश टैग डेफ फाइन, हैश टैग LF, ये सबके लिए यहाँ पर प्रोग्राम लिख दिया गया है। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। अब बात करें डिफाइन मैक्रो और फंक्शन की, इन दोनों के बीच की डिफरेंस की बात करेंगे, उसके बाद हमारा लेक्चर हो जाएगा खत्म। मैक्रो, इट इज़ नॉट कंपाइल्ड, इट इज़ प्री प्रोसेस्ड। मैक्रो क्या है, ये प्री प्रोसेस्ड होता है, सॉरी ये क्या है, हमारा प्री प्रोसेस्ड होता है। फंक्शन क्या है, ये प्री प्रोसेस्ड नहीं होता है, ये हमारा कंपाइल होता है। मैक्रो डू नॉट चेक फॉर कंपाइलेशन एरर विच लेड्स टू अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। मैक्रोस हैं, ये कंपाइलेशन के लिए चेक नहीं, एरर्स के लिए चेक नहीं किए जाते हैं। फंक्शन चेक फॉर कंपाइलेशन एरर। फिर क्या है, कोड लेंथ इज इंक्रीज्ड, इसमें कोड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इसमें कोड लेंथ क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। मैक्रोस आर फास्टर इन एग्जीक्यूशन, जो मैक्रोज होते हैं वो फास्टर होते हैं एग्जीक्यूशन में। फंक्शन आर बिट स्लोअर। ठीक है, मैक्रो अभी हम लोग देख के आए हैं, मैक्रो कहाँ गया हमारा, ये था मैक्रो डायरेक्टिव हैशटैग डिफाइन वाला। ठीक है, तो वही मैक्रो और फंक्शन के बीच में डिफरेंस दिया हुआ। फिर क्या है, बिफोर कंपाइलेशन प्रोसेस द मैक्रो नेम इज रिप्लेस्ड बाय द मैक्रो वैल्यू। देखो जब तक कंपाइलेशन नहीं हो रहा है, बिफोर द कंपाइलेशन प्रोसेस जो मैक्रो नेम है वो रिप्लेस होता है मैक्रो वैल्यू से। इन अ फंक्शन कॉल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टेक प्लेस, जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है कंट्रोल। ठीक है, मैक्रो आर यूजफुल व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ कोड यूज्ड मल्टीपल टाइम इन अ प्रोग्राम, जब हम लोगों को स्मॉल कोड यूज़ करना हो। फंक्शन आर हेल्पफुल व्हेन अ लार्ज पीस ऑफ कोड, तो यही हमारा मैक्रो और फंक्शन के बीच में डिफरेंस था। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो यूनिट है, यूनिट 5, ये खत्म हो गया। अगर आपको इसमें कुछ टॉपिक्स अगर छूटे हों या ना कवर हुए हों तो कमेंट में आप बताइएगा, जहाँ पर हम लोग उन टॉपिक्स का लेक्चर बना देंगे। ठीक है, या आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी लेक्चर में कुछ कमियां लग रही हैं तो कमेंट करते जाइए, उन सबको मिला के एक लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग फेज़ है हमारा, ठीक है, और हम यही चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स या कमियां हमको मिलें ताकि हम लोग उन कमियों को दूर कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर हर एक चीज़ का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पर, कोडिंग वोडिंग जेई वगैरह सबका, लेकिन जो बीटेक का कंटेंट है वो उतना ज़्यादा नहीं है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में आने का यही मकसद है कि जो प्रॉब्लम हमने फेस की है वो प्रॉब्लम आप लोग फेस ना करें, आप लोग ईजिली पढ़ के अपने एग्ज़ाम अच्छे कर लें, बस। ये एक रेवोल्यूशनरी जर्नी होने वाली है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा।
ठीक है, मैक्रो फंक्शंस थे। अब इसके बाद हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हो चुका है। नोट्स आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। फॉर ऑल अपडेट्स। ओके गाइस, सो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप लोग तब तक पढ़ाई कीजिए।